अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज का व्लॉग जो हमारा है वो 10 मई का जो मार्क का हक है, जिसमें पाकिस्तान को बड़ी शानदार फतह नसीब हुई। दूसरी तरफ मोदी जी को और उनके हवारियों को, इसराइल को और वो सारे मुल्कों को जो कि उनके सरपरस्त थे, ज़िल्लत, रसवाई और शिकस्त उनके हिस्से में आई। अब अगरचे इन चंद दिनों में पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया है, लेकिन अभी भी ये मुबासे जो हैं वो जारी व सारी हैं। सबसे बड़ा मुबासा इस वक्त ये है कि 3 दफ़ा के चीफ मिनिस्टर जो कि बचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर था, और तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, जिसको अब सरेंडर मोदी कहा जाता है, अब उसका सियासी फ्यूचर क्या होगा? ये बड़े सवालात हैं। सवालात ये हैं कि क्या इतने बड़े भारत को, जिसकी 36 रियासतें हैं, मोदी जी उसको मुस्तैद रख सकेंगे? क्या मोदी जी और उनकी फ़ौज और उनके जो असलहे के अंबार हैं वो भारत का दिफा कर सकेंगे? क्या भारत को किसी भी मुश्किल मरल से बचाने में मोदी जी और उनकी जो हमदफ़ा की उसकी एक थ्योरी थी, क्या वो कामयाब है या नाकाम है? इस मुबासे का अंजाम क्या होगा अभी कुछ पता नहीं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुबासा वो भारत की अपोजिशन हो, भारत की सिविल सोसाइटी हो, या फिर भारत का वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो अब मजबूरन सवाल उठाने पर मजबूर है। वैसे तो अभी भी मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि झूठ और गुमराहकुन रिपोर्टें जो है वो मंजराम पर लेकर आ रहा है और कोशिश कर रहा है कि खिफत मिटाई जा सके। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब खिताब किया अपनी कौम से, और उसके बाद जब वो आदमपुर के एयर बेस पे गए, वो एयर बेस जिसे पाकिस्तान के शहीनों ने तबाह कर दिया था, उसको विज़िट करने गए तो उनकी ज़ुबान लटखड़ा रही थी, उनके होंठ जो थे फड़फड़ा रहे थे, उनकी उंगलियां जो थी वो कँप-कँपा रही थीं और उनकी टांगें जो हैं वो लरज़ रही हैं। मोदी जो है वो एक हारा हुआ शिकस्त था। लेकिन अब और बहुत से सवालात पैदा शुरू हो गए हैं। सियासी फ्यूचर क्या होगा, इस पर तो भी बहस होगी, लेकिन अब लोगों ने आस्ता आस्ता उनका गिराव शुरू कर दिया है। उनके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हुआ है, उनके गर्दन के गिर्द शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, और बहुत से ऐसे सवालात जो माजी में जो हैं वो ख़त्म हो गए थे या जिनको दबा दिया गया था, जिनको सर्द खाने की नज़र कर दिया गया था जिन फाइलों को, अब उन फाइलों पर मिट्टी झाड़ कर जो है अपोजिशन उनको मंजराम पे लेके आई। ये मेरे सामने बहुत सी रिपोर्टें हैं, और ये वो रिपोर्टें हैं जो कि माजी में भारतीय मीडिया की ज़रूरत बनती रही। राहुल गांधी और दीगर जो बहुत बड़े बड़े सियासी रहनुमा थे वो सवाल उठाते रहे, लेकिन फिर वो वक्त की जो गर्द थी उसके नीचे दब गए। अब एक रिपोर्ट जो है वो राफेल तैयारे, जिनके बारे में उनको बड़ा जोम था, उसके बारे में एक रिपोर्ट है, और कई मीडिया के आउटलेट हैं बड़े बड़े इंटरनेशनल, वो अब सवाल उठाते हैं कि जब राफेल ख़रीदा था तो फिर राफेल की ख़रीदारी में हुआ क्या था। BBC की रिपोर्ट है, BBC ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 बिलियन यूरो कमीशन की जो है वो अदायगी हुई, यानी अंडर हैंड और खुफिया तौर पर मोदी और उसके हवारियों ने 7.5 मिलियन यूरो जो है वो खाया और हज़म भी कर लिया। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा जाता है, ये अदायगी कहा जाता है कि भारतीय बिजनेसमैन सुशन गुप्ता को राफेल डील के तहत हुई थी, जो कि 7.5 मिलियन यूरो थे। इसके अलावा यह भी कहा जाता है, राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि राफेल डील में करप्शन की गई है और वो अरबों डॉलर का जो फ्रॉड हुआ है उसका एहतसाब किया जाना चाहिए। राफेल डील आपको याद होगा कि जब हो रही थी तो BJP हुकूमत के जो वज़ीर दिफा थे मनोहर पारिकर, वो उस डील का हिस्सा नहीं बने थे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है। इस तरह ये भी कहा जाता है, राहुल गांधी साहब ने सवाल उठाया था और अब फिर वो सवाल उठा रहे हैं कि अनिल अंबानी, जो कि भारत का सबसे बड़ा जो है वो अमीर तरीन आदमी है और दुनिया के टॉप अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, और मोदी जी के बड़े वो कार ख़ास हैं और मोदी जी के राइट हैंड हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि अनिल अंबानी की कंपनी को 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई थी, यानी वो एक सफ़ेद हाथी था और उसकी दौलत वगैरह के किस्से और चर्चे जो है जाली थे। दरअसल वो एक मकरूज़ कंपनी थी। उस मकरूज़ कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने राफेल तैयारों के मुआहदे का सहारा लिया और अनिल अंबानी की कंपनी के लिए जो वादा किया और फिर आपस में बदर बांट की। इस तरह एक और बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट है दी वायर, वो ये कहता है कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मोदी की करप्शन और बदनामियों को बेनकाब किया, लेकिन मोदी जी ने उस पर मुजरमाना खामोशी इख्तियार की। फिर ये भी कहा जाता था कि जो उस वक्त के डायरेक्टर थे CBI के, उनको बरतरफी की धमकी दी और वो फाइल जो थी उसको दबाने के लिए धमकियाँ दी। ये दावा भी किया है वायर ने। उसी रिपोर्ट में, दीवार की रिपोर्ट में कहा था कि राफेल तैयारे तो ख़रीद लिए गए, लेकिन राफेल तैयारों के पायलट्स की नाअहली और तकनीकी खामियों पर खामोशी इख्तियार की गई, जो कि असल मसला जो था, असल मकसद माल कमाना था और माल कमा लिया गया। इसी तरह जो NDTV है, भारत का अपना TV है, और वो उसका शुमार भी गोदी मीडिया में होता है, तो उसने भी ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोदी सरकार के मातहत
CBI के डायरेक्टर ने जानबूझकर राफेल तैयारों की करप्शन पर जो थे मामला आगे नहीं बढ़ाए और उस करप्शन को छुपाया। ये भी कहा जाता है कि 1000 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट थी जो कि CBI ने तैयार की थी 2018 में, लेकिन मोदी की धमकियों और जो दबाव के बायस वो रिपोर्ट कभी मंजर आम पर ना आ सकी। तो ये वो सारे सवालात हैं जो उठाए जा रहे हैं भारतीय मीडिया में, और इसका यकीनी तौर पर एक वक्त ऐसा आएगा कि मोदी जी को उसका सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह जो भारतीय आम लोग हैं, भारत के आम शहरी हैं, भारत के पढ़े लिखे शहरी हैं, भारत का मीडिया, वो बहुत से सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या मोदी जी जो हैं अब भारत का दिफा कर पाएंगे? क्या मोदी जी भारत का दिफा कर पाए हैं? जो 10 मई को हुआ और 10 मई के बाद जिस तरह से मोदी सरकार जो है वो बाकायदा लमलेट होकर अब गए मिस्टर ट्रंप के पास और उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीज़ फायर करा दें, माफ़ी ले दें, और उस माफ़ी के बाद जब मामला ठीक हो गया तो फिर एक मरतबा फिर जो है वो अपनी खिफत मिटाने के लिए गिदर बबकियाँ दे रहे हैं। उस पर भी बहुत से सवाल उठा रहे हैं। बहुत से मीडिया के आउटलेट ऐसे हैं जो कहते हैं, सवाल उठाते हैं। मसलन अल जज़ीरा ने सवाल उठाया कि भारत का जो आयरन डोम था, जिसके बारे में बड़े दावे थे कि वो ऐसा दिफाई निज़ाम है कि किसी मिज़ाइल को भारत के अंदर फटकने नहीं देगा, वो कैसे ख़राब हुआ, कैसे वो काम ना कर सका, और कैसे पाकिस्तान के मिज़ाइल का जो सिस्टम था उसमें उसमें रखना डाला और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एक और मीडिया आउटलेट ने सवाल उठाया है कि भारत की जो एयरफील्ड्स हैं उसकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम था, क्या मैकेनिज़्म अपनाया गया था, और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भारतीय फ़ौज और उसका जो सिस्टम और वो अरब डॉलर जो खर्च किए गए थे वो क्यों नाकाम हुए। इस तरह एक और मुबासा है कि भारत का जो दिफाई निज़ाम है उसकी तकनीकी तैयारियाँ जो हैं वो शक के शुबों में आ गई हैं, और लोग अब पूछते हैं कि वो निज़ाम जिसके दावे किए गए थे वो निज़ाम बहुत बुदा और बहुत बेबुनियाद साबित हुआ। इस तरह ये भी सवाल उठाया जाता है मोदी से बड़े तज़दीक अमेज़ अंदाज में आम महफ़िलों में, TV प्रोग्रामों में और सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर तैयारे थे उस पर इंस्टॉल जो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, उन्होंने भारत के 400 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किस तरह उधमपुर में तबाह कर दिया, किस तरह से उधमपुर, अखनौर, बठिंडा और सरसा जैसे अहम जो एयरफील्ड थे वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, और किस तरह से वो एक ख्याली और एक तस्वराती आपने जो एक अपनी हिफाजती हसार बनाया हुआ था वो हसार कहाँ गया। फिर एक और सवाल उठाया जाता है भारत में कि आपके दावे थे कि आप साइबर वार में बड़े माहिर हैं, आप टेक्नोलॉजी में बड़ी माहिर हैं, आपके पास IT का बड़ा कोई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो दुनिया भर में सबसे माहिर हैं, तो फिर पाकिस्तान के साइबर हमलों ने भारतीय वेबसाइट्स जैसे BJP की सरकारी वेबसाइट थी, प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट थी, और भारत का जो बिजली का निज़ाम था फिर उसको कैसे हैक कर लिया और कैसे उस पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी तरह जो 2500 से ज़ायद कैमरे थे, इंस्टॉल थे, निगरानी के कैमरे, वो कैसे हैक हो गए और उसका अहम डाटा जो था वो कैसे शेयर हो गया। ये भी सवाल अब उठाया जा रहा है भारत के सिक्योरिटी निज़ाम पर। फिर ये भी कहा जाता है, लोग सवाल करते हैं भारत के गिरबान की तरफ हाथ उठ रहे हैं मोदी जी के, वो पूछ रहे हैं कि जो अहम फ़ौजी मकामात थे जिसमें जो अंगियारी का मकाम था उसका भारतीय तोपखाना जो था वो कैसे जो है तबाह हुआ। नगरोटा में जो ब्राह्मोस मिसाइल की स्टोरेज थी ब्यास के इलाके में, वो कैसे जो था हिट हो गया और वो चले नहीं, चले बगैर ठुस हो गया और पाकिस्तान ने एग्जैक्टली उसको निशाना बनाया। इस तरह भारत के अहम फ़ौजी डिपोज़ और इसके अलावा पोस्टें जो थी उड़ी और दीगर मकामात में, मेंबर में ख़ास तौर पर, वो भी ऐसे जो तबाह हो गई जैसे कोई कबूतर जो है वो किसी शिकारी के हाथों में काबू आता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर मोदी जी को अब सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगर तारीख देखें तो भारतीय मीडिया तो सवाल उठा रहा है, लेकिन इस वक्त मोदी जी का फ्यूचर जो भी हो, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे, हम किसी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन उनका सियासी फ्यूचर जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो एग्जैक्टली उस मकाम पर खड़ा है जैसे 1962 में जवाहरलाल नेहरू का सियासी मकाम था। जवाहरलाल नेहरू से पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे और चीन और इंडिया के दरमियान बड़ी दोस्ती थी, लेकिन 1962 की वार हारने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बाकायदा नफसियाती अमराज का शिकार हो गए थे, जैसे आज मोदी जी नफसियाती अमराज का शिकार होंगे। उन्होंने वो जंग हारने के बाद इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए कि उनका जो सबसे करीबी आदमी था जे कृष्णा मेनन, उसको उन्होंने नौकरी से फ़ारिग कर दिया, उसको उन्होंने जो है था निकाल दिया और अपने मशावरे से फ़ारिग कर दिया। और 562 दिनों के बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डिप्रेशन के आलम में इस दुनिया से चले गए। अब मोदी जी इस दुनिया से जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन अब लगता ये है कि एक दिन ऐसा आएगा
जब वो अपने करीबी साथियों में से किसी कुर्बानी देंगे या फिर उनकी अपनी कुर्बानी होगी, या उनका सियासी मुस्तकबिल जो है वो कांग्रेस के हाथों ख़त्म होगा, या भारत के अपने अवाम उठ खड़े होंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि अब पाकिस्तान के सामने वो क्यों नहीं खड़े हो सके और उन्होंने क्यों अपनी जो थी एक ऐसा एडवेंचर किया जिस एडवेंचर ने भारत को जग हंसाई और रसवाई के अलावा कुछ नहीं होगा। अब वो अगला इलेक्शन जो है वो 2027 में होगा या 28 में होगा, उस तक जाते जाते वो कहाँ रहेंगे, कहाँ खड़े होंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जो जिस तरह तेज़ पानी में, तेज़ बहती हुई नदी में, दरिया में किसी शख्स की गठरी खुल जाती है और वो तिनका तिनका काबू करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। अब मोदी जी तेज़ी से उस अंजाम की जानिब गामज़न हैं जहाँ वो एक वक्त आएगा कि वो सियासी तौर पर माजी बन जाएंगे और कोई उनका नाम लेवा भी नहीं होगा।